नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां आबकारी विभाग का बड़ा फैसला है। आपको बता दें, शराब बिक्री को लेकर आबकारी विभाग ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। आबकारी विभाग का बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। शराब बिक्री को लेकर के सख्त आदेश जारी किए गए हैं आबकारी विभाग की तरफ से। आपको बता दें कि तय सीमा से अधिक शराब बेचने पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो आबकारी विभाग का यह बड़ा फैसला है। आपको बता दें कि तय सीमा से ज्यादा शराब बेचने पर कार्रवाई की जाएगी और वहीं तय सीमा से ज्यादा शराब रखने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 21 साल से कम उम्र वालों को नहीं दी जाएगी शराब। तो ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आबकारी विभाग का बड़ा फैसला आया है। गेस्ट हाउस और फार्म हाउस के लिए भी अब लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां आबकारी विभाग का बड़ा फैसला लिया गया है शराब बिक्री को लेकर के। अब तय सीमा से अधिक शराब रखने और बेचने दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर तौर पर शराब माफियाओं के लिए, शराब रखने वालों के लिए, जो अवैध तरीके से शराब को बेचते थे, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं, जहां तय सीमा से अधिक शराब रखने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ 21 साल से कम उम्र वालों को शराब देने से सख्त मनाही की गई है। आबकारी विभाग ने साफ लहजों में कह दिया है कि 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही जो तय सीमा से ज्यादा शराब रखते हैं और बेचते हैं, उन दोनों के खिलाफ आबकारी विभाग कार्रवाई करेगा। वहीं यूपी सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूपी सरकार के श्रम योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार के 4 साल की उपलब्धियां गिनवाई और करीब 200 मजदूरों को साइकिल भी बांटी गई। 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन जीआईसी ग्राउंड में किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और कई हैरत अंगेज कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। तो बांदा से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे और 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए, हैरत अंगेज कारनामे भी दिखाए गए और मजदूरों को साइकिलें भी बांटी गई हैं। साथ ही साथ सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को भी गिनवाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शबाजीत सिंह ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शबाजीत ने कहा है कि एटा में 2 पुलिसकर्मियों ने दिव्यांग के ढाबे पर खाने के पैसे मांगने पर मारपीट की। वहीं मारपीट के बाद पुलिस ने मुठभेड़ की बात कहकर 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हुए शबाजीत ने कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा स्वास्थ्य की चर्चा विदेशों तक होती है और दिल्ली सरकार ने जो मॉडल दिल्ली में दिया है, वही अब यूपी के लोग भी देखना चाहते हैं। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनील चित्तौड़ और पूर्व एमएलसी को प्रदेश अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी को प्रदेश महासचिव के पद पर मनोनीत किया और साथ ही उन्होंने विनोद कुमार सेन को प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया है। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है और आगामी पंचायती चुनाव में कमेटी के एक मत पर चुनावी रणनीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में निश्चित उनकी पार्टी पूरे जोश खरोश के साथ चुनावी रण में उतरेगी और निश्चित ही सरकार बनाएगी या सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेगी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जिन पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है वो उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाने में और अब आने वाले पंचायत चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे और गांव-गांव जाकर संगठन के जो कैडर
जो संगठन पार्टी का तैयार हो गया जिला लेवल पे, बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे, विधानसभा लेवल, ब्लॉक लेवल पे, उसको जो है तैयार करेंगे कि वो आने वाले कल में एक रिक्शा वाला भी, जो हमारा कार्यकर्ता, एक साइकिल चलाने वाला भी, एक किसान भी, वो सत्ता हड़पने के लिए तैयार हो जाए, वो सत्ता छीनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि बिना सत्ता के ना सामाजिक परिवर्तन हो पाएगा, ना आर्थिक मुक्ति की जो है, ना आर्थिक सशक्तिकरण हो पाएगा। उत्तराखंड के उद्योग मंत्री गणेश जोशी मेरठ पहुंचे। इस दौरान जब गणेश जोशी से उत्तराखंड के सीएम तीरथ रावत के रिप जींस और 20 बच्चों वाले बयान पर सवाल पूछा गया तो गणेश जोशी ने चुप्पी साध ली। गणेश जोशी ने मेरठ आगमन पर कहा कि मेरठ से उनका भावनात्मक रिश्ता है, मेरठ उनकी जन्मस्थली है। तो आपको बता दें कि मेरठ पहुंचे थे गणेश जोशी और इस दौरान उनसे सीएम तीरथ सिंह रावत के रिप जींस और 20 बच्चों वाले बयान पर सवाल पूछ लिया गया। तो मंत्री गणेश जोशी ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली। गणेश जोशी ने मेरठ आगमन पर कहा कि उनका मेरठ से लगाव बहुत पुराना है, मेरठ उनकी जन्मस्थली है। यहाँ की मिलिट्री हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था, उसके बाद हम देहरादून चले गए और आज मेरी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो कभी फौज में सिपाही था, मैं पहले इंडियन आर्मी में था 76 से लेकर 83 तक, वहाँ सिक्किम में जब था तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, फ्यूचर नहीं था, और आने के बाद राजनीति में आया और मेरी पार्टी ने, मेरे के नेतृत्व माननीय अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, नड्डा जी ने। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस एक व्यक्ति की पिटाई करते हुए नजर आ रही है। यह वीडियो मुरादाबाद के भगतपुर थाने का ही है, जहां योगी सेना के कार्यकर्ता की पुलिस ने पिटाई कर दी। जिस वक्त पुलिस युवक की पिटाई कर रही थी, उसी समय किसी ने चुपके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं योगी सेना के कार्यकर्ता की पिटाई का विरोध करते हुए योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं योगी सेना की शिकायत के बाद मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्याशंकर मिश्रा ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुधीर कुमार हैं उप निरीक्षक और अनिल गोस्वामी। हम 13-14 लड़कों को अंदर ले जाके रूम में जो है बाहर बैठाया और 2-2 लड़कों को बैठाने के बाद जो है मारने लगे, पाटे मारे और जो है हमारे राष्ट्रीय योगी सेना के भगवा गमछों का अपमान किया है, गाली गलौज की है। जी, हम एक तहरीर, एक कार्यकर्ता के साथ जो है वो बदतमीजी कर रहे थे, तहरीर देने के लिए गए थे। जो हम एसएसपी कार्यालय मुरादाबाद आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि अनिल गोस्वामी उप निरीक्षक और जो है सुधीर कुमार मलिक और कुछ जो है पुलिस स्टाफ है कांस्टेबलों का, उनके साथ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है, इस वीडियो की जांच की जा रही है और इसकी जांच क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा के डीएम ने शहर वासियों को होली पर दिल खोलकर छूट दी है। कोरोना के बावजूद होली के किसी आयोजन पर रोक टोक नहीं है। जिलाधिकारी ने लोगों से सेल्फ रेगुलेशन की अपील की है। उनका कहना है कि किसी तरह के सरकारी प्रतिबंध से बेहतर है कि लोग खुद जागरूक होकर कोविड नियमों का पालन करें। कल से रैंडम टेस्टिंग होगी। मेट्रो या क्रॉस बॉर्डर पर यह रैंडम टेस्टिंग हो सकती है। कैचमेंट एरिया की बढ़ोतरी कर 2 टीम बनाई जाएगी। नोएडा कोविड अस्पताल और जीआईएमएस अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में 300 से अधिक बेड हैं। जिले में फिलहाल 2 ही कोविड हॉस्पिटल हैं। मास्क नहीं पहनने पर चालान काटा जाएगा। प्रशासन से भी जो जारी की जा रही है
वो इसीलिए है कि जनता से अनुरोध और अपील करने के लिए कि सामाजिक जितने भी आयोजन है वो करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि उन आयोजनों में कोविड-19 की प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लापरवाही से जो काम इतनी अच्छी एक कंट्रोल हुई है, पॉजिटिविटी रेट पर हो या मृत्यु दर पर नियंत्रण जो किया गया है आप सबके सहयोग से, उन सब चीज़ों में और एक नेगेटिविटी नकारात्मक तरह से हम लोग ना जाए, इसीलिए जनता से अपील और आग्रह करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रशासन से भी जो जारी की जा रही है वो इसीलिए है कि जनता से अनुरोध और अपील करने के लिए कि सामाजिक जितने भी आयोजन है वो करना जितना आवश्यक है। वहीं संभल जिले में धारा 144 लागू है और प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद भी एसपी कार्यालय पर बीजेपी नेता के प्राइवेट सुरक्षा गार्ड ने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि धारा 144 में सार्वजनिक स्थान पर अवैध या लाइसेंसी हथियार लेकर घूमना अपराध है। उसके बावजूद भी प्राइवेट सुरक्षा गार्ड खुलेआम शस्त्र लेकर घूमता नजर आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धारा 144 इस समय जनपद में लगी हुई है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति अवैध शस्त्र प्रयोग करता है तो उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की जाती है तथा इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लाइसेंसी असला भी अगर सार्वजनिक क्षेत्र में लेकर घूमता हुआ दिखाई देता है तो उसके विरुद्ध लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई की जाएगी तथा साथ में 188 का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। कल भी एक वीडियो इस तरह का वायरल होता हुआ जानकारी में आया है, उसमें भी इसी प्रकार की कार्रवाई थाना बैजोई पर की जा रही है। कोरोना के वापस लौटते प्रकोप और बढ़ती महंगाई की मार अब त्योहारों पर भी पड़ती दिखाई दे रही है, जिसका सीधा असर वाराणसी के बाजारों में दिखाई दे रहा है। बनारस की गलियों से लेकर चकाचौंध वाली सड़कों पर बने मॉल, शोरूम और छोटे दुकानदारों के दुकानों से भी भीड़ नदारद है। वहीं कोरोना के चलते दुकानदारों को फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर स्थानीय दुकानदारों में मायूसी देखने को मिल रही है। होली की तैयारी तो देखिए मार्च शुरू होते ही होनी चालू हो जाती है। पर होली भले लेट पड़ रही है, लेकिन होली के हिसाब से जो मार्केट में रौनक होनी चाहिए, जो त्यौहार की रौनक है, होली हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, उसके हिसाब से जो मार्केट में रौनक होनी चाहिए उस हिसाब से रौनक है नहीं। होली की तैयारी या तो पूरी हर एक दुकानदार करता है, हमने पूरी तैयारी करके रखे हैं, उसके हिसाब से मार्केट में कोई रौनक नहीं, कोई जज्बा नहीं होली का। होली को लेते हुए इस बार सोशल डिस्टेंसिंग की होली की जा रही है, जिसमें से कलर फॉग आया हुआ है, जो इसको अलग तरीके फॉग है, जिसको जला के अलग से फॉग निकलता है इसमें से कलर का, और उसको सोशल डिस्टेंसिंग से होली की जा रही है। दुकान पे भी लगभग हर साल थोड़ी बहुत डाउन हो रही है, मगर जो इस साल की स्थिति है, कोरोना का जो हवा एक हफ्ता पहले निकाला गया है किसी माध्यम से, मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है, इतनी बुरी स्थिति मेरे जीवन में पहली बार है। लगभग मैं 15-20 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं। वहीं अमेठी के संग्रामपुर थाना इलाके में प्राइवेट जूनियर स्कूल में भीषण आग लग गई, जिसके चलते स्कूल में रखे सीट और बेंच भी जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि सरकार के आदेश पर बुधवार से स्कूल बंद पड़ा था, जिसके चलते किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल में कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दे दिया है, जहां समीक्षा के दौरान सीएम ने फिर से लॉकडाउन लगाए जाने के संकेत दे दिए हैं। बता दें कि इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के मामले रोज बढ़ रहे हैं और संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, और साथ ही साथ मेरी होली मेरे घर अभियान चलाए जा रहे हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि वो सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखेंगे और कोरोना में सहयोग करने के लिए लिखेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जल्द ही सख्त कदम उठाने के भी संकेत दिए हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हमको कुछ और कदम
उठाने पड़ेंगे, ये मुझे आवश्यक लगता है। एक बार फिर विचार विमर्श करके आज फिर कुछ फैसले करेंगे। मैं सभी राजनीतिक दलों को भी आज अध्यक्षों को पत्र लिखूंगा, धर्म गुरुओं को भी पत्र लिखूंगा, अपील करूंगा और मीडिया के मित्रों से भी अपील करूंगा कि सब मिलके जागरूकता का अभियान चलाएं भी और उसमें सहयोग भी करें। वहीं मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 के सफल संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आर मित्रा उच्च विद्यालय में आज से शुरू हुए प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कोविड नियमों के शत प्रतिशत अनुपालन के अलावा प्रशिक्षण के दौरान मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव कार्यों के सफल संचालन में प्रशिक्षण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में आप सभी से अनुरोध होगा कि आप सभी पूरे एकाग्रता के साथ अपना प्रशिक्षण पूर्ण करें। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि आज पहले फेज का प्रशिक्षण 4 दिनों तक आर मित्रा उच्च विद्यालय में संचालित किया जाएगा। और उस दिन खासकर क्या क्या बिंदुओं पर ध्यान रखना ताकि काउंटिंग के समय किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो और मतदान के दौरान भी स्वच्छ और पारदर्शिता से हो, इसके संबंध में भी हम लोगों ने सारे दिशा निर्देश दिए हैं। और खासकर कोविड के बारे में भी, क्योंकि फिर से अचानक नंबर ऑफ केसेस बढ़ रही है, तो इन सभी लोगों को भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि अपने को वैक्सीनेशन करा देने के लिए और कोविड का जो नियम जो है अप्रोप्रिएट बिहेवियर इसको फॉलो करने के लिए हम लोगों ने बताया कि बहुत ज़्यादा देर तक रूम में बहुत लोगों के साथ खड़ा नहीं रहना है और मास्क के साथ ही रहना है। और उस दिन खासकर क्या क्या बिंदुओं पर ध्यान रखना ताकि काउंटिंग के समय किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो और मतदान के दौरान भी। वहीं अमरोहा में शुगर मिल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला इलाके की चंदनपुरी त्रिवेणी शुगर मिल का है, जहां शुगर मिल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद मिल में काम कर रहे कर्मचारी अपनी जान बचाकर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार आग लगने से करीब 3 से 4 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि मिल में काम कर रहे सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। तो आपको बता दें कि आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया है। 3 से 4 करोड़ रुपए का यह पूरा नुकसान बताया जा रहा है। खबर मेरठ से है, जहां एक व्यक्ति के पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर कुछ लोगों ने घर में घुसकर व्यक्ति की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला कंकरखेड़ा क्षेत्र के जवाहर नगर का है, जहां एक नाबालिग के साथ कुछ लोगों ने छेड़खानी की। जब नाबालिग के भाई ने छेड़खानी का विरोध किया तो बदमाशों ने परिवार सहित नाबालिग के भाई की पिटाई करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, पीड़ित को दबंगों ने रस्सी से बांधकर घसीटा भी। वहीं घायल अवस्था में जब पीड़ित थाने पहुंचा तो वहां भी उसकी शिकायत नहीं लिखी गई, जिसके बाद पीड़ित एसएसपी कार्यालय पहुंचा और मारपीट का वीडियो दिखाकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद एसएसपी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चित्रकूट में मिलावटी शराब पीने से 7 लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन नींद से जाग गया है, जिसके बाद मंगलवार देर शाम पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के अत्तरा चुंगी चौकी इलाके में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नकली शराब की फैक्ट्री का
भंडाफोड़ किया है। वहीं पुलिस ने नकली शराब की फैक्ट्री से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, जबकि मौके का फायदा उठाकर एक शख्स भागने में कामयाब हो गया। आपको बता दें कि अंग्रेजी शराब के ठेके के पीछे नकली शराब बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। वहीं गोरखपुर में काफी दिनों से लोगों को चिड़ियाघर देखने का इंतजार था, जो अब खत्म होने जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 27 मार्च को चिड़ियाघर का लोकार्पण करेंगे। बताते चलें कि इस अवसर पर दोपहर 3 बजे लोकार्पण समारोह आयोजित किया जाएगा। तो वहीं जिसके बाद अब महानगर के वासी चिड़ियाघर आकर शेर, बाघ, तेंदुआ सहित कई जंगली जानवरों को देख सकेंगे। ये चिड़ियाघर जनता के लिए लोकार्पित होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगी। और यहाँ आप देख ही रहे हैं 35 बाड़े हैं, इंक्लोजर से उसका लगभग भर गया है, 1-2 बाड़े के छोड़ के, ताकि यहाँ का ज़ीब्रा तो इसराइल से आना है। वो इसराइल में आप देख रहे हैं जो फ्लाइट इस समय में चल नहीं रहा, तब चलेगा तो आ जाएगा। असम से राइनो आना है, वो भी 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। बाकी सभी जानवर तो आ चुकी है। 140 जानवर आ गया है, भर गया है। और जनता के लिए भी पूरा सुविधा तैयार हो गया है। यहाँ पार्किंग स्थल से लेके अंदर 7D जो स्टूडियो है और ODOP का दुकान है और बाहर कैफेटेरिया है और पानी का पेयजल है। वहीं मध्य प्रदेश के बड़वानी के सिलावत नगर के गोई नदी पुल के नीचे बुधवार को युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सिलावत निवासी पंकज राठौड़ के रूप में हुई है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार युवक की मौत गोई नदी पुल से गिरने की वजह से हुई है। पुलिस ने कहा है कि मृतक शराब का आदी होने के साथ ही मानसिक रूप से कमजोर भी था। मृतक के परिजन ने पुलिस को बताया कि युवक रात्रि में घर की छत पर सोया था। सुबह राहगीरों ने उसकी लाश पुल के नीचे पड़ा देखा। वहीं पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। वहीं हरिद्वार में वैरागी संत आने के बाद अब जो है वहां पर और भी संतों का तांता लगने लगा है। भारी मात्रा में संत पहुंच रहे हैं। सन्यासी अखाड़े के आने के बाद अब वैरागी अखाड़े के संत भी बड़ी संख्या में पहुंचने शुरू हो गए हैं। यहां के वैरागी कैंप गौरी शंकर क्षेत्र के इलाकों में सरकार की अनुमति के बाद इन वैरागी संतों को अस्थायी जमीन दी जा रही है, लेकिन बिना पीने के पानी के, शौचालयों और बिजली के यहाँ बिना रहना यहाँ काफी मुश्किल है। कोरोना के चलते तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं, इसलिए इस बार वैरागी संतों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के वैरागी मेला क्षेत्र में संतों की समस्या सुनने के लिए अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अधिकारियों के अनुसार शुरुआत में सभी टेंटों में 2 अस्थायी शौचालयों का प्रबंध किया जा रहा है। इसके अलावा सभी टेंट तक पेय जल लाइन पहुंचाने की भी कोशिशें की जा रही हैं, ताकि संतों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और इसमें मुख्य रूप से जैसे जैसे संत आ रहे हैं या उनके खाल से आ रहे हैं, उनको पानी, बिजली और शौचालय, ये 3 मुख्य उनकी आवश्यकता है। और कहीं कहीं पर भी जहाँ जमीन का लेवल जो है समतल नहीं है, उसको समतल करने के लिए उनको JCB की आवश्यकता पड़ रही है। बिजली और शौचालय, इन 3 की समस्याएं हैं। और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि एक तरफ से सैचुरेट करते हुए चलें, ताकि सभी खालसे को पानी, बिजली और शौचालय। एक अखाड़े में अभी जो है हमारी प्राथमिकता ये है कि प्रत्येक अखाड़े में। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में एक शख्स ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद मृतक के परिजन कोतवाली थाने पहुंच करके जमकर हंगामा काटे। उनका कहना था कि युवक को 2 लोगों ने जहर खाने के लिए उकसाया है, जिसके बाद उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इसलिए इस मामले में एक युवती और युवक को गिरफ्तार किया जाए। भवानीपुर के रहने वाले नितिन जोशी के बेटे नवीन जोशी ने जहर खा लिया।
हालात बिगड़ने पर परिजनों ने सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए युवक को भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था। बताया जाता है कि इसी बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई और इस घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। उसने कहा मैं मर जाऊंगा और लड़की ने भी कहा मर जा तू। उसे कोई चिंता ही नहीं है, 4 साल का रिलेशन है यार। लड़का भी धमका रहा है, तू रामनगर आ। वो लड़का भाई ने जो है वो जहर खाया, बताने के बाद खाया, ऐसे नहीं खाया, वो डर के नहीं खाया। और उनके दबा उसे मानसिक उत्पीड़न किया गया है, उसका हमारे पास प्रूफ्स है। और उसके बाद तो उसे जहर खाना पड़ा, खाया नहीं है, उसे खाना पड़ा है जहर, और इसलिए तो उसकी मौत हो गई। और लड़की को ना ये लड़की को अरेस्ट कर रहे हैं ना लड़के को। पुलिस क्या कर रही है, हमें जवाब चाहिए। ये आरोप गलत है। मुकदमा जो है उनके द्वारा कल तहरीर दी गई थी और कल ही जो मुकदमा पंजीकृत किया गया उसमें, और इनको बताया गया कि भाई इनके द्वारा ये कहा गया कि रिकॉर्डिंग में उनके द्वारा जो है इनका नाम लिया गया, लड़की और एक समीर खान का। तो मैंने कहा आप वो जो एविडेंस जो भी आईओ को उपलब्ध कराए, उसके बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी हम अमल में लाएं। मेरे द्वारा आश्वासन ये दिया गया कि आप उनको ये सारे साक्ष्य उपलब्ध कराए विवेक। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।